जैनब की कहानी। नालंदा लूटने और विश्वविद्यालय को पूरी तरह जलाकर राख कर देने के बाद जब बख्तियार खिलजी आगे बढ़ा तो नालंदा युद्ध में अकेले 450 काफिर बौद्धों की हत्या करने वाले सेनापति जमालुद्दीन को पुरस्कार स्वरूप में नालंदा की जागीर मिली। अब वो नालंदा का राजा था। बुद्ध के अहिंसक प्रवचनों के अध्ययन में रत विद्यार्थियों पर उसकी तलवार बरसी थी और एक भी विद्यार्थी छोड़ा नहीं था। अगल बगल के गांव के सभी युवक युवतियां तो मार दिए गए थे या गुलाम बना दिए गए थे। बख्तियार खिलजी की कृपा से इन गुलामों से एक बड़ी संख्या जमालुद्दीन को भी मिली तो अब उसके नौकर थे। जमालुद्दीन के इन्हीं गुलामों में सिद्धार्थ नाम का युवक था। उसके पिता नालंदा महाविहार के द्वारपाल थे। बुद्ध की समस्त शिक्षाओं को कंठस्थ कर चुका द्वारपाल जमालुद्दीन की तलवार के सामने एक क्षण भी नहीं टिक पाया था। महाविहार को आग के हवाले करने के बाद जब सेना गांव में घुसी तब उसके परिवार को गुलाम बना लिया गया था। 1.5 साल से गुलाम सिद्धार्थ अपने हृदय में बदले की ज्वाला लेकर जी रहा था। वह दिन रात जमालुद्दीन के कलेजे में कटार उतारने के स्वप्न देखता था, पर जमालुद्दीन तब पहुंच पाना उसके लिए असंभव था। लेकिन 1.5 वर्ष बाद शायद विधि उसके अनुकूल हुई थी और महीने भर पहले उसे घोड़ों के काम से हटाकर महल में पानी पहुंचाने के काम में लगा दिया गया था। अब सिद्धार्थ रोज यही सोचता रहता कि जमालुद्दीन के कुल की किसी भी व्यक्ति की छाती से कटार उतार कर वह अपने हृदय की ज्वाला को शांत करे। महल में पानी के बड़े बड़े मटके लेकर जाने के क्रम में उसने जमालुद्दीन की बेटी के कमरे का पता लगा लिया था और अब वह रोज मौके की तलाश में रहता था। उसके हृदय की आग रोज तेज होती जाती थी। रात का समय था। सिद्धार्थ पहरेदारों से छुपते छुपाते शहजादी के कमरे में घुस चुका था। उसने देखा शहजादी दूसरे और मुंह के सो रही थी। उसके कटार उसके हाथों में चमक उठी। वह दबे पांव शहजादी के पलंग के पास पहुंचा। उसके कटार सो रही शहजादी के कलेजे में उतरना ही चाहता कि शहजादी ने करवट बदल लिया और उसकी आंख खुल गई। सिद्धार्थ ने देखा यह अद्भुत सौंदर्य। उसकी कटार उसके हाथ से गिर पड़ी। भयभीत जैनब ने पूछा, कौन हो तुम? सिद्धार्थ, मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम्हारे पिता ने मेरे पिता की हत्या की थी। मुझे उसका प्रतिशोध लेना है। फिर मारते क्यों नहीं? मैं तुमको नहीं मार सकता। क्यों? तुम बहुत सुंदर हो। सिद्धार्थ धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गया। उसकी कटार जैनब के कदमों में पड़ी थी। जाने क्यों वह मुस्कुरा उठी। सिद्धार्थ रोज महल में पानी लेकर आता और रोज जैनब उसे मुस्कुराती देख जाती। कुछ दिनों तक वह जैनब को नज़रअंदाज करता रहा, पर अब जैनब की मुस्कुराहटों पर सिद्धार्थ भी मुस्कुराता रहा। शायद उसके हृदय की आग मंद पड़ रही थी। अब उसकी आंखें महल में जैनब को ढूंढती रहती थी। जैनब अब रोज पहले से ज़्यादा सुंदर लगती थी। एक दिन पानी लाते समय एकांत देखकर जैनब ने कहा, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने सर उठाकर देखा तो बोली, तुम भी बहुत सुंदर हो। सिद्धार्थ की मुस्कुराहट उड़ गई। वो बोल पड़ा, तुम्हारा बाप मेरे पिता का हत्यारा है तो इसमें मेरा क्या दोष? पता नहीं वह
तेज तेज कदमों से चलता निकल गया। ऐसा कई बार हुआ। जैनब की मुस्कुराहट सिद्धार्थ का हमेशा राह रोकती। सिद्धार्थ मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराकर और चला जाता। धीरे धीरे उसके हृदय की आँख ठंडी हो रही थी। उस दिन नालंदा में मेला लगा था। जमालुद्दीन अपने राज्यारोहण की वर्षगांठ पर हर साल मेला लगाता था। उस दिन नौकरों को भी छुट्टी मिल जाती थी। सभी गुलाम मेले में गए थे, पर सिद्धार्थ के मन में कोई उत्सुकता नहीं थी। वह यूं ही चमेली की कॉलोनी में अकेला बैठा था। अचानक किसी की दो हथेली ने उसकी आंखें बंद कर दी। वह मुस्कुराता हुआ बोला, जैनब। जैनब ने आंखें खोल दिया, बोली, कैसे पहचान गए सिद्धार्थ? इस कैद खाने में और किसके शरीर में हृदय है जैनब, जो एक गुलाम को प्यार करे? प्यार? वह खिलखिला उठी। यह प्यार है या कुछ और, ये तो नहीं जानता जैनब, पर अब भी तुम याद आती हो तो मुस्कुरा उठता हूँ। चाह कर भी तुम्हारा अहित नहीं सोच पाता। शायद यह प्यार ही है जैनब। जैनब के आंखें चमकने लगी। वह सिद्धार्थ के करीब आ गई। सिद्धार्थ ने आसमान की तरफ देखकर कहा, माफ़ कीजिएगा पिताजी, आपके हत्यारे की बेटी से प्यार कर बैठा। जैनब उसके और निकट आ गई और अचानक जैनब ने खींचकर सिद्धार्थ को अपने पीछे कर लिया। सिद्धार्थ ने देखा, राज्य का सेनापति तलवार ले उनके सामने खड़ा था। वह कांपने लगा, पर इसके पहले कि वह कुछ समझ पाता, बिजली की फुर्ती से जैनब सेनापति की छाती में कटार उतार चुकी थी। उसने एक नज़र चारों ओर दौड़ाई, कोई नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए देखा सिद्धार्थ के ओर, पर सिद्धार्थ का चेहरा बर्फ की तरह सफ़ेद हो चुका था। वह कांपते हुए बोला, ये क्या किया जैनब? जैनब बोली, प्रेम। अरे प्रेम छोड़ो, अब हमारा क्या होगा? मैं तो मारा जाऊंगा। जैनब का मुंह जैसे कुम्हला गया। बोली, कुछ नहीं होगा सिद्धार्थ, तुम हट जाओ। यहाँ से कोई नहीं जानेगा कि यह किसने किया। कैसे कोई नहीं जानेगा जैनब? तुम तो राजा की बेटी हो, पर मैं तो मार दिया जाऊंगा। तुम्हारा प्रेम मेरी भी जान लेगा। जैनब ने कुछ देर तक सिद्धार्थ के मुंह की ओर देखा, फिर बोली, तुम भाग जाओ सिद्धार्थ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। अभी सब लोग मेले में हैं, कल तब तक सब जानेंगे, तब तक तुम दूसरे राज्य में रहोगे। भाग जाओ सिद्धार्थ। झाड़ियों से निकलकर भागते सिद्धार्थ की तरफ चुपचाप देखती रही। जैनब उसके आंखें भीग गई थी। उसके मुंह से निकला, काश तुमने उस रात मार दिया ही होता सिद्धार्थ। इस घटना को 40 वर्ष बीत गए थे। नालंदा के भीड़ भरे चौराहे पर एक फटेहाल भिखारी भूखा पड़ा हुआ था। किसी राहगीर ने कहा, अरे यहाँ क्यों जान दे रहे हो? जैनब बेगम के महल में जाओ, भोजन और वस्त्र सब मिल जाएंगे। भिखारी कांपता हुआ बोला, कौन जैनब बेगम? अरे बादशाह जमालुद्दीन की बेटी जैनब बेगम। नालंदा में नए आए हो शायद। पिछले 40 सालों से वही तो इस देश के गरीबों की माँ है। खुद ब्याह नहीं किया, पर देश के सभी गरीबों को बेटे की तरह पालती आई है। भिखारी लड़खड़ाता हुआ जैनब बेगम के महल के और चला। उसके आंखें बह रही थी। जैनब अपने महल के आगे गरीबों को भोजन बांट रही थी। भिखारी जाकर
उसके सामने खड़ा हो गया। व्यस्त जैनब ने उसके चेहरे की ओर देखकर कहा, क्या चाहिए, खाना खाए? अचानक उसने देखा तो बोली। सिद्धार्थ भिखारी कांपते कांपते जैनब के कदमों में के पास गिर चुका था। जैनब ने नौकर को जल्दी से पानी लाने के लिए कहा और सिद्धार्थ को उठाना चाहा, पर शायद उसके पास समय नहीं था। वह इस बार भी भाग गया था। दुपट्टे से आंख पूछती जैनब के मुंह से निकला, 40 साल बाद आए भी तो दुख देकर कर ही गए। खूब प्रतिशोध लिया सिद्धार्थ। जैनब रोने लगे और आंसू दुपट्टे से रोकने का असफल प्रयास करती जैनब घर के अंदर भाग चली। धन्यवाद।